5 साल हुकूमत तो शायद पूरे कर पाए, क्या मुल्क पूरे कर पाएगा? जी, पाकिस्तान में 77 से लेकर आज तक हर इलेक्शन में चोरी हुई है। बुज़दार साहब जो थे वो पंजाब की तारीख की बदतरीन हुकूमत थी और करप्ट तरीन हुकूमत थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। यही मसाइल जो आज इस हुकूमत को हैं, इमरान खान साहब को भी थे। एक चोरीशुदा मैंडेट था, आज भी चोरीशुदा मैंडेट है। ये जमातें जो बनी हुई हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। 3 बड़ी जमातें हैं मुल्क के अंदर, तीनों इक़्तिदार में रह चुकी हैं पिछले 4 साल में और तीनों नाकाम हुई हैं। मुशर्रफ साहब से क्या डील हुई? 2 साल मैंने उनकी जेल में गुजारे हैं। मियाँ साहब 9 साल मुल्क से बाहर रहे हैं। ये कौन सी डील समझी जाती है? तो आज जो मुल्क की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री भी है, जुडिशल भी है, ये सब हिस्सेदार हैं मुल्क की सियासत के अंदर। अपने मुल्क को दुरुस्त करें, बेरूनी ताकतों पर इंहिसार मत करें और हर चीज़ उनके खाते में मत डालें। बात वो करनी चाहिए जो आपको नज़र आ रही हो हकीकत। 9 मई को क्या हुआ? मुल्क में जो फौजी तनसीबात हैं उन पर हमला हुआ। हमला करने वाले कौन लोग थे? इस मुल्क के अवाम में से थे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी उस वक़्त कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती। ये चॉइस नहीं होती कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें कानून के मुताबिक, जो जिसे प्रोसिक्यूशन कहते हैं। हम पे सैकड़ों अरब के केस बनाए गए। मैंने 19 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं। अब जो नैब जो करवाते थे इमरान खान साहब के वजीर, खुद कहते हैं जी ये तो सब जैली केस थे। अगर आपको इंसाफ मिलेगा आइन के मुताबिक तो वो अदालतों में मिलेगा। जब अदालतें इंसाफ ना कर सकें, वो भी किसी के ताबे हो जाएं, फिर मामला नहीं चलता। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, नई जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जबकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 150 से ज़्यादा जमातें मौजूद हैं? कोई कामयाबी हासिल की है 150 जमातों ने? ये नाकामी की दास्तान है। ये जमातें जो बनी हुई हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। 3 बड़ी जमातें हैं मुल्क के अंदर, तीनों इक़्तिदार में रह चुकी हैं पिछले 4 साल में और तीनों नाकाम हुई हैं। तो इसलिए आज एक ज़रूरत थी कि एक बेहतर सोच हो, कुछ सलाहियत हो, कुछ लोग ऐसे हों जिनकी शोहरत ये हो कि मुल्क को कुछ देना चाहते हैं, उससे लेना नहीं चाहते। तो इस पर ये मेरी जमात नहीं है, ये एक सोच है। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के जो आज के हालात हैं जिनसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा, इनके लिए कोशिश की जाए। तो आपको लगता है कि आपकी जो नई जमात है वो उन जो मसाइल आज तक बड़ी जमातें हल नहीं कर सकी वो कर पाएगी आपकी जमात? जी बिल्कुल, सलाहियत वाले लोग होंगे, एक सोच रखने वाले लोग होंगे, इक़्तिदार ढूंढने वाले लोग नहीं होंगे, मुल्क को कुछ देने वाले लोग होंगे, अपनी जेबें भरने वाले लोग नहीं होंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इनके हल का जो रास्ता है उस पर यही जमात इंशाअल्लाह डालेगी। सर, आप मिफ्ता इस्माइल साहब पूरे पाकिस्तान को ठीक करने का दावा कर रहे हैं जब से जमात बनी है, लेकिन आप एक लंबा अरसा मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, तो आप उसको ठीक क्यों नहीं कर सके? नहीं, हम ठीक करने का दावा हमारा नहीं है। हमारा दावा सिर्फ मेहनत का है, एक सोच का है जो मुल्क की बात कर सके। मुस्लिम लीग नून में मैंने 35 साल गुजारे हैं। जमात के हर अच्छे बुरे फैसले का हिस्सा हूँ। हमने सीखा है। जब जमात ने अपनी सोच बदली, इक़्तिदार की सियासत की कोशिश शुरू कर दी हर कीमत पर, तो मेरे लिए वो रास्ता नहीं था। तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने 1 साल पहले ही जमात की क़यादत को बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकूँगा। और उसके बाद फिर इलेक्शन जब हो गए, इलेक्शन से पहले भी एक हम जब इकट्ठे हुए तो सब ने कहा जी जमात बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा जी ये इलेक्शन तो इसका फैसला हो चुका है, तो आप अगर कुछ करना है हमने तो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद करेंगे। तो इलेक्शन के बाद हमने काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जमात जो है वो अपना सफ़र शुरू कर चुकी है। सर, आपने इस जमात का नाम अवाम पाकिस्तान पार्टी ही क्यों रखा? देखिए, एक नाम ऐसा हो जो जिसको लोग समझते भी हों। तो आज बात ही मुल्क में अवाम की और पाकिस्तान की है, तो हमने कहा ठीक है, यही इससे बेहतर क्या नाम हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं अवाम की बात है, जमात के नाम में भी अवाम है, लेकिन आपकी जमात में सारे ख्वास हैं। आप हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, या फिर बड़े बड़े जितने सरदार मेहताब अब्बासी हैं, तो इसमें अवाम कब आएगी? आपने सिर्फ चंद लोगों का नाम लिया है। और मैं अपने आप को ख्वास नहीं समझता। मैंने ज़िंदगी में मेहनत की है, सियासत में भी, ज़िंदगी में भी। उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है और इसमें कोई मैं टैक्स देता हूँ, हर एक पैसे का टैक्स मैं भी देता हूँ, मिफ्ता साहब भी देते हैं। बल्कि हमारी ये शर्त है कि जो लोग इस जमात में होंगे वो टैक्स अपना ज़रूर अदा करेंगे। तो बाकी इसमें बहुत से लोग हैं जिनको आप ख़वास में नहीं गिनेंगे। सैकड़ों लोग हैं। तारिक बिनौरी साहब हैं जो अपने ज़िंदगी के शोबे में कामयाबी रखते हैं। तो ख़वास होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो हमारी यही सोच है।
अच्छा सर, ये बॉयज़ क्लब जो है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, आप, सरदार मेहताब अब्बासी और ये मिफ्ता इस्माइल साहब, ये अचानक एक नज़रिए पे कैसे इकट्ठे हो गए कि हमें अपनी मेन जमात को छोड़ के एक अलग जमात बनाने की ज़रूरत है? बॉयज़ क्लब तो हम नहीं है सर, बॉय हमारी औसतन एज उम्र अब ले ले तो मेरा 55 से ऊपर होगी, जो 3 लोगों की है। तो हम पिछले साल से 23 के शुरू से हमें नज़र आया कि पाकिस्तान में जो जमातें हैं ये अब सिर्फ इक़्तिदार की बात कर रही हैं। तो हमने कहा कि कुछ एक सोच ऐसी हो कि इनको जगाएं। तो हमने रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से सेमिनार शुरू किए। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम गए, उसको बड़ी पजीराई मिली, लोगों ने समझा कि बिल्कुल आज मुल्क के मसाइल की बात भी हो रही है, हल की बात भी हो रही है। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। आज मुस्तफ़ा खोखर साहब इसके अंदर जमात के आज शामिल नहीं हैं, उनकी अपनी कुछ सियासी मामलात ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दें। हमने कहा ठीक है। तो ये एक सफ़र है, इसमें लोग शामिल होंगे और इंशाल्लाह ये एक ताकत बनेगी। सर, आपने जब जमात का ऐलान किया तो एक थरथली मच गई कि मुस्लिम लीग नून के बड़े नामों ने अलहदगी इख्तियार की, नई जमात बना ली। तो आपके ख्याल से मुस्तकबिल करीब में कौन से बड़े बड़े नाम आपके साथ शामिल हो सकते हैं और क्या उनमें इलेक्टेबल्स भी हो सकते हैं? देखिए, ना बड़े नाम होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन है और ना ही ये क्वालिफिकेशन है। ना ही इलेक्टेबल होना क्वालिफिकेशन है, ना ही डिस्क्वालिफिकेशन है। हमें लोगों को चाहिए जो सलाहियत रखते हों, जो तजर्बा रखते हों, जो सोच रखते हों, सबसे ज़्यादा उनकी शोहरत ऐसी हो कि लोग उनको कबूल करें और वो सफ़र में शामिल हों। तो ये हमारी सोच है। नाम से जो जमातें बनी हैं, जो पहले दिन ही पकी पकाई जमातें आपके सामने बहुत सी आई हैं, पिछले 10, 15, 20 साल को देख लें तो वो इलेक्टेबल्स भी होते हैं, 20-30 इलेक्टेबल्स भी बैठे होते हैं, जमात भी बनी, सदर भी होता है, सब कुछ बना हुआ होता है। तो ये वो जमात नहीं है। ग्रास रूट से इंशाल्लाह जमात बनेगी और एक सोच पे जमात बनेगी। ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस की जमात नहीं है या कोई इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली जमात नहीं है। सर, आप मुस्लिम लीग नून में 35 साल रहे, बड़े बड़े जो लोग हैं, एलीट क्लास है जो मुस्लिम लीग नून है, उनमें आपका नाम लिया जाता है। उसी जमात से आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बने। तो उस जमात को छोड़ देने के पीछे क्या वजूहात थी? क्या ये अचानक फैसला है या काफ़ी टाइम से आप प्लान कर रहे थे? नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं एलीट क्लास का कभी अपने आप को हिस्सा नहीं समझा। मैं सियासी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मेरे वालिद साहब ने सियासत में आए, वो एक एयरफोर्स के अफसर थे, फिर कारोबार करते थे। उन्होंने 85 में समझा, 88 में उनकी वफ़ात हुई ओडीडी कैंप के हादसे में। तो उसके बाद से मैं आया इस हलके में, जो लोग हैं उनके साथ उनकी मेहरबानी है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जमात की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने भी जमात को, मुझसे कोई शिकवा है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मुझे जमात को मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी मैंने निभाई, यही सियासत होती है। उसके बाद जब वोट को इज़्ज़त दो वाली बात आई तो सबसे आगे आगे लोग थे, उनमें मैं शामिल था। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून वोट को इज़्ज़त दो से हट गई और इक़्तिदार को इज़्ज़त देनी शुरू कर दी तो फिर बात मेरे लिए वो काबिल कबूल नहीं थी। वरना मेरे लिए बड़ा आसान रास्ता था, मैं बड़े आराम से वहाँ बैठा हुआ था। उस जमात के सीनियर तरीन लोगों में मेरा शुमार होता था, इक़्तिदार भी होता, वज़ारतें भी होती, सब कुछ होता। तो इस कठिन सफ़र का इंतखाब सिर्फ इसीलिए किया है कि मैं समझता हूँ कि आज जो मेरा तजर्बा है, जो कुछ मैंने हासिल किया है सियासत के अंदर, उसको मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम वन लाइनर लें तो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जब हर कीमत पे इक़्तिदार लेने की कोशिश की तो इसलिए आपने छोड़ दी? जी बिल्कुल। तो क्या सर, ये मैंने बहुत पहले बड़े महज़ब तरीके से उनको बता दिया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता इस सोच का। तो क्या मुस्लिम लीग नून ने सर ये पहली मरतबा किया? इससे पहले मुशर्रफ के साथ डील होना, बाजवा साहब को एक्सटेंशन जब वोट दिया गया था उस वक्त तो ये सारा कुछ मामला हो रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुशर्रफ साहब से क्या डील हुई? 2 साल मैंने उनकी जेल में गुजारे हैं, मियाँ साहब 9 साल मुल्क से बाहर रहे हैं। ये कौन सी डील समझी जाती है? मैं किसी डील का ना कभी हिस्सा रहा हूँ, ना उसकी कोई नॉलेज है मेरे पास। लोग बातें बहुत करते हैं, जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी उसका हम भूल जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर उसके हक़ में नहीं था। एक्सटेंशन जब प्राइम मिनिस्टर ने दे दी उसका हक़ था, मैं तरमीम के हक़ में नहीं था जो की थी कानून के अंदर और पार्लियामान ने की थी। लेकिन जब एक जमात एक फ़ैसला करती है तो फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। कुछ फ़ैसले आप कबूल कर सकते हैं, अपने असूलों पर कायम रहकर भी आप समझते हैं ठीक है चलें जमात ने फ़ैसला कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी फ़ैसले होते हैं जिन पर आप फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो पिछले साल मैं उसी बात का मसला था कि मैं अब इस सफ़र का हिस्सा नहीं बन सकता था। ये इतनी बड़ी बुनियादी तब्दीली थी कि मैं समझता था कि इससे मुल्क का नुकसान होगा,
जमात का नुकसान होगा, क़यादत का नुकसान होगा, और वो सब कुछ आपने 8 फरवरी को देख लिया।